जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है जीके जी टारगेट में। आज आप लोग का दोस्तों जीव विज्ञान सीटेट प्रवेश परीक्षा 2026 में जो 6 सितंबर का एग्जाम है दोस्तों पेपर 2 के लिए जीव विज्ञान का कंप्लीट हम थ्योरी कंप्लीट एक ही वीडियो में लाए हैं दोस्तों। इसमें एनसीईआरटी पुस्तक पर आधारित है जो सचिन सर का नोट्स है दोस्तों, उसी का हम कंप्लीट कराने वाले हैं। इसमें दोस्तों आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को देखिएगा। इसमें है भोजन के रूप में पौधा के भाग और जंतुओं का उत्पादन। पौधा के रूप में भोजन के रूप में जो पौधा का भाग होता है जंतुओं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। कुछ पौधे 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कुछ जो पौधे होते हैं दोस्तों 2 या 2 भाग अधिक खाने योग्य होते हैं। जैसे होता है उदाहरण के लिए सरसों का बीज हम तो तेल भी प्राप्त करते हैं और इनके पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। मतलब कुछ ऐसा पौधा होता है जिसका हम 2 भाग खाए जाते हैं। पहला है सरसों, जिसे दोस्तों इसको तेल बना के खाया जाता है। इसका पत्ती जो होता है हम साग के रूप में भी खाया जाता है। मधुमक्खी फूलों से प्रकंद या मीठे रस एकत्रित करता है। मधुमक्खी से फूल या मकरंद एकत्रित करता मीठे रस इसके अपने छत्त से भंडारित करते हैं। फूल अपने मकरंद और वर्ष के केवल कुछ समय ही उपलब्ध कराते हैं। केला के पौधा जो भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। केला का पौधा भी भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। कुछ पौधे जहरीले भी होते हैं। कुछ पौधे क्या होते हैं, जहरीले भी होते हैं। और अब जंतु विज्ञान है दोस्तों। पशु जो जंतु केवल पादप खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। जो पादप खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतु खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। अलग अलग खाद्य पदार्थ सामग्री प्रत्येक व्यंजन या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पदोपय जंतु से मिलता है। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को पोषक कहते हैं दोस्तों। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा भी हमारे शरीर को ऊर्जा ही प्रदान करते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन 100 मिलीमीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बनता है। कॉपर सल्फेट का विलयन 100 मिलीमीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बनता है। 100 मिलीमीटर जल में 10 ग्राम कास्टिंग सोडा घोलने से ही अपशिष्ट कास्टिंग सोडा विलयन मिल जाएगा। प्रोटीन की आवश्यक शरीर में वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर में वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रिय शरीर का वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते। विटामिन हमारी आँख, अस्थि, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं, स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं दोस्तों। विटामिन के कई स्रोत होते हैं जिन्हें अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के और नाम से जाने जाते हैं। विटामिन के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर के सभी प्रकार के विटामिनों को अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा के लिए आँख स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोग से लड़ने में हमारी मदद करती है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग हमारे शरीर की सहायता करता है। हमारा शरीर ही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में से विटामिन डी बनाता है। हमारे शरीर में भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक से अधिक होती है। इसी आधार पर हम यह कह सकते हैं चावल में कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषक के अलावा हमारे शरीर के आहारी रेशा तथा जल भी आवश्यकता है। इसके अलावा हमारे शरीर में आहार, रेशा तथा जल भी आवश्यक होती है। आहारी रेशा रुशांश के नाम से भी जाना जाता है। आहारी रेशा को रुशांश के भी नाम से जाना जाता है। हमारे खाने के रुशांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पाद से होते हैं। रुशांश का मुख्य स्रोत साबुन है, खाद्यान्न है, दाल है, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। संतुलित आहार किसे कहते हैं दोस्तों? संतुलित आहार जो होता है कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यक से अधिक और न ही आवश्यक से कम, हमारे पर्याप्त मात्रा से रुशांश और जल भी होना, उसे संतुलित आहार कहते हैं। मतलब मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही इक्वल होना चाहिए, उसे ही संतुलित आहार कहते हैं। छिलका उतार कर यदि सब्जियां और फलों को धोया जाता है तो यह संभवतः उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं।
सब्जी और फलों के त्वचा कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं, जो चावल और दालों में बार बार धोने से उनमें उपस्थित कुछ खनिज लवण क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। आभविज रोग दोस्तों, कभी कभी भोजन में किसी भी विशेष तत्व पोषक की कमी हो जाती है। यदि हम कभी लंबी अवधि तक रहते हैं तो ऐसे व्यक्ति का अभावग्रस्त हो सकता है। आदि पोषक तत्व के अभाव हमारे शरीर में रोगों विकृतियाँ उत्पन्न कर सकती है। वे रोग जो हम लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण से अभाज्य रोग कहते हैं। पादप में पोषण दोस्तों, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसे स्वपोषण कहलाता है। जंतु और अन्य जीवों पादप द्वारा संश्लेषित भोजन विषमपोषी कहते हैं। पादप में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम दोस्तों, पत्तियों पादप का खाद्य फैक्टरी है। पत्तियों पादप का खाद्य फैक्टरी है और जल और खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पत्तियों में हरा वर्णक होते हैं जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश या सौर ऊर्जा में संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड और खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियों द्वारा ऊर्जा का संग्रहण की जाती है और तथा पत्तियों में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन का कल्पना असंभव था। जब प्रकाश संश्लेषण तो पृथ्वी पर संभव था दोस्तों। इसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल से विक्रिया कराएंगे तो क्या सूर्य के प्रकाश में तो क्लोरोफिल बनेगा, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बनेगा दोस्तों। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट तथा पत्तियों में मंड या स्टार्च के रूप में संचित हो जाते हैं। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को संपन्न होने देता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च भी एक प्रकार क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। पादप में पोषण के अन्य विधि, मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादप द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर रहता है। विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। अमरबेल एक पादप है। अमरबेल एक ऐसा पादप है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जिसमें क्लोरोफिल यह नहीं पाया जाता है। यह अपना भोजन पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर यह आरोपित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी हैं, अमूल पोषक वाच कहलाता है। इन्हें परजीवी कहते हैं। कुछ ऐसे पादप भी होते हैं जो कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें पचा जाते हैं। अब मृतजीवी किसे कहते हैं, रुई के धागे की समान संरचना दिखाई पड़े और यह जीव कवक या फंजाई कहलाता है। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि विभिन्न प्रकार की होती है। यह मृतजीवी या विघटनकारी या सड़ने वाली वस्तुओं या जैव पदार्थ के सतह पर कुछ पाचक रस का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण या विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात इसी विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार के पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहलाता है। मृतजीवी पोषण, कवक या फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े और पदार्थ पर उगते हैं। इष्ट तथा छात्रक जैसे अनेक कवक उपयोग भी हैं, परंतु कुछ ऐसे पादप जंतु एवं मनुष्य रोग उत्पन्न करते हैं। जो कुछ कवक का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। किसका, औषधि के रूप में। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। कुछ सहजीवी संबंध कहते हैं। सहजीवी उदाहरण में कवक वृक्ष के जड़ों में रहते हैं। वृक्ष के कवक की पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल और पोषक अवशोषण में सहायता मिलते हैं। लाइकेन कहा जाने वाले कुछ ऐसे जो भागीदारी होते हैं। इनमें सेबेल और तथा दूसरा कवक से सेबेल में क्लोरोफिल उपस्थित हो लेकिन कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होते हैं। कवक सेबेल को रहने के स्थान, आवास या जल के पोषक तत्व के उपलब्ध कराता है। बदले में सेबेल प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य कवक को देता है। पादप में नाइट्रोजन बनने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन से अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराते हैं, परंतु पादप का उपयोग इस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और
पौधा नाइट्रोजन को विलय के रूप में ही अवशोषित कर देते हैं। कुछ जीवाणु राइजोबियम कहलाते हैं, कुछ जीवाणु जो होता है राइजोबियम कहलाते हैं। अब प्राणियों में देखो पोषण है दोस्तों, पॉइंट है प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण तत्वों की आवश्यकता हमारी अंतःग्रहण मतलब भोजन का ग्रहण करना की विधि हमारे शरीर में विभिन्न उपयोग होता है जो संगठित सम्मिलित होता है। कार्बोहाइड्रेट ऐसे संगठक जटिल पदार्थ हैं जो इनमें जंतुओं इन्हीं जटिल पदार्थों का उपयोग के रूप में ही नहीं सीधे रूप में नहीं कर सकते, उन्हें सरल पदार्थ में बदलना आवश्यक है, जैसे कि बिना रेख द्वारा दिखाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थ सरल पदार्थ में परिवर्तित होना या टूटना या विखंडन कहलाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं दोस्तों, पाचन कहते हैं। देखिए मनुष्य में पाचन का मुख्य विधि है दोस्तों। पहला है भोजन के सतत नली से गुजरना जो मुख्य गुहाका में प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इसी नली को विभिन्न भागों में बांटे जा सकते हैं। पहला मुख्य गुहाका है, ग्रास नली है, आमाशय हैं, क्षुद्रांत या छोटी आंत हैं, फिर क्या है बड़ी आंत हैं जो बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़े होते हैं, फिर मलद्वार तथा गुदा हैं। यह सभी भाग मिलकर आहार नली या पाचन नली का निर्माण करता है। अब आमाशय के बारे में पढ़ते हैं। आमाशय का आंतरिक भित्ति क्षुद्रांत तथा आहार नल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाल ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पाचक रस से स्रावित होता है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल के रूप में बदलते हैं। आहार नल के संबद्ध ग्रंथि मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। आगे पॉइंट है दोस्तों मुख गुहा। आहार के शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़े के बीच अलग अलग गट्टिका या सॉकेट से फंसा होता है। हमारे मुख में लाल ग्रंथि होते हैं जो लाल रस ये साबित करती है। लाल रस चावल के मंड या शर्करा में बदलते हैं। जीभ एक मसलपेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहाका के आधार तल से जुड़ी होती है। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने के कार्य करते हैं तथा निगलने में भी सहायता करते हैं। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होते हैं। हमारे दांत के प्रथम सेट शैशव अवस्था काल निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक यह सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत भी कहते हैं। इन्हें दांत के स्थान पर दूसरे दांत निकल जाते हैं जिन्हें अस्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के अस्थायी दांत पूरे जीवन भर आने रहते हैं, उसे वृद्ध अवस्था पर गिरने लगते हैं। अब भोजन नली किसे कहते हैं? गरासिका जो होता है गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। गरासिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नल संकुचन होती रहती है। यह गति भोजन के नीचे की ओर धकेलते रहती है। कभी कभी हमारे आमाशय में खोए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाती है। हम इस घटना को अनुभव करते हैं जिसके हिचकी आती या खांसी उठती है। अब आमाशय के बारे में पढ़ेंगे। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना और यह चपटा जय की आकृति का होता है। आहार नल के सबसे चौड़ा भाग होता है। यह गरासिका या ग्रास नली से खाद्य पदार्थ या दूसरी क्षुद्रांत भी खुलता है। आमाशय के आंतरिक स्तर श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस साबित करता है। श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर के सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंचे जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीयता बनाता है जिससे पाचक रस को क्रिया करने में सहायता मिलती है। उसे पाचक रस या प्रोटीन को सरल पदार्थ में विघटित कर देता है। क्षुद्रांत है दोस्तों। क्षुद्रांत की लंबाई 7.5 मीटर अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय से नव प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भित्ति कुछ रस नाभित होते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि हैं जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिने दक्षिण और से अवस्थित होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पीत रस नाभित करता है जो कि एक थैली जिसे संग्रहित होता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा को अम्ल एवं ग्लिसरॉल में प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। क्षुद्रांत में अवशोषण।
बचा हुआ भोजन अवशोषण होकर क्षुद्रांत में भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत में अतिरिक्त भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना, जिन्हें दीर्घरोम या रसूंकार कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में क्षुद्र सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम के सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। बृहदांत दोस्तों, बृहदांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य है जल और कुछ लवणों का अवशोषण करना, बचा हुआ अपचित पदार्थों को मलाशय तक ला जाना। यह अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे निष्कासन कहते हैं। अब घास खाने वाला जंतु का पाचन दोस्तों, गाय भैंस घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतु को देखा जाता है। उसी समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं। जब वे खाना खा रहे हैं तो वास्तव में पहले घास को जल्दी निगलकर अमाशय के एक भाग में आवंटित कर देते हैं। यह भाग रुमेन या प्रथम अमाशय कहलाता है। रुमेन अमाशय के 4 भागों में बांटा गया है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगालू या कंड कहते हैं, परंतु बाद में इसके छोटे पिंडक के रूप में पुनः मुख में लाता है, जिसे वह चबाता रहता है। इस क्रम को रोमथन या जुगाली कहते हैं। ऐसे जंतु रुमेन अथवा रुमेन कहलाता है। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। बहुत से जंतु मानव और सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। जानवर जैसे घोड़े, खरगोश आदि क्षुद्रांत या बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहीं पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नल में अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। अब परिसंचरण तंत्र है दोस्तों, इसके बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। रक्त का वह तरल पदार्थ या द्रव्य है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होते हैं। यह पचित भोजन या छोटी आंत शरीर के अन्य भागों तक ले जाती है। अब फेफड़ा से रक्त को शरीर से कोशिकाओं तक ले जाते हैं। रक्त शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की उनका परिवहन भी करता है। रक्त जो है एक तरल से बना, जिन्हें प्लाज्मा कहते हैं। रक्त एक प्रकार की कोशिका लाल रक्त कोशिका आरबीसी, जिन्हें एक लाल रक्त कोशिका जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को हम अपने साथ संयुक्त रक्त शरीर में सभी अंगों में अर्थात कोशिकाओं में परिवहन करते हैं। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। रक्त अन्य प्रकार की कोशिका भी होते हैं, जिन्हें श्वेत रक्त कोशिका WBC कहते हैं। यह कोशिका उन्हें रोगाणुओं को नष्ट करते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और रक्त का थक्का बन जाता है। इसमें अन्य प्रकार की कोशिका उपस्थिति के कारण, जिन्हें पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं। रक्त वाहिकाएं। शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिकाएं पाई जाती है। वो धमनी और शिरा होता है। वो धमनी होता है, वो शिरा होता है। धमनी जो होता है हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से हो और अधिक दाब पर होती है, धमनियों की भित्ति दीवार मोटी और प्रतिशांत होती है। प्रति मिनट स्पंद की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्तियों की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंद प्रति मिनट होती है। वे रक्त वाहिकाएं जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है, शिरा कहलाती है। शिराओं की भित्ति अपेक्षाकृत पतली होती है। शिराओं में ऐसे बल्ले होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं। धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित दिखाई देती हैं। ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिन्हें केशिका कहते हैं। केशिका पुनः मिलकर शिराओं से बनती है, जो रक्त को हृदय में ले जाती है। फुसफुस दोस्तों, फुसफुस जो है धमनी हृदय से रक्त को ले जाती है, इसीलिए इसे फुसफुस जो है धमनी हृदय से रक्त को ले जाती है, इसीलिए जो फुसफुस होता है तो धमनियों को हृदय तक ले जाती है, इसलिए इसे शिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ा तक ले जाती है। फुसफुस शिरा ऑक्सीजन समृद्ध को फेफड़ा तक ले जाती है। फुसफुस जो शिरा है ये ऑक्सीजन को ले जाते हैं।
अब हृदय के बारे में पढ़ लेते हैं। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थ के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करते हैं। यह नियंत्रण धड़कन कहलाता है। यह हृदय में 4 भागों में बांटा गया। ऊपरी 2 कक्ष अलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। कक्षों के बीच विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध को रक्त का परस्पर मिलने नहीं देता है। हृदय स्पंद दोस्तों, हृदय की कक्षा में भित्ति पेशियों की बनी होती है। यह पेशियाँ लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्राम करती है। लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्राम विसरित हो दोनों ही हृदय स्पंद या हार्ट बीट कहलाता है। चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मानव उत्सर्जित तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटा में 1 से 1.5 लीटर मूत्र, 95% जल और 2.5% यूरिया और 2.5 अन्य अपशिष्ट होते हैं। कभी कभी व्यक्ति वृक्क काम करना बंद कर देता है। ऐसा संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकते हैं। वृक्क अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। यद्यपि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें अपशिष्ट पदार्थ को हटा दिया जाता है, उसके जीवन काल वृद्धि संभव हो जाती है। इस प्रकार के रक्त को छानना के अपवहन या डायलिसिस विधि कहते हैं। रक्त खनिज का परिवहन दोस्तों, रक्त और खनिज का परिवहन हो जाएगा। पादप मूल जड़ों द्वारा जल और खनिज का अवशोषित करते हैं। मूल में मूलरोम होते हैं। वास्तव में मूलरोम जल में घुले हुए खनिज, पोषक पदार्थ और जल के अंतर्गरण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देती है। मूलरोम मृद कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। पादप में मेधा से जल और पोषक तत्वों की परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं कोशिका की बनी होती है, जो संवहन ऊतक बनाती है। ऊतक की कोशिका का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य या विशेष संपादन करता है। जल और पोषक तत्वों का परिवहन के लिए पादप में जो संवहन ऊतक, उसे जाइलम को दारू कहते हैं। जाइलम या चैनल नलिकाएं सतत जाल बनता है जो मूलों के तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता और इस प्रकार तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। पत्तियों भोजन का संश्लेषण करता है। भोजन के पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है, जिसे फ्लोएम कहते हैं। फ्लोएम कहते हैं। शाक, झाड़ी और वृक्ष। हम अधिकांश पौधे 3 सबवर्गों में वर्गीकृत कर देते हैं। यह वर्ग शाक, झाड़ी एवं वृक्ष हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। यह सामान्यतः छोटे और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं। कुछ पौधे में शाखाएं तने के आधार पर समीप से निकलती है। तना कठोर होती है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं। इनके सूरत गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपर भाग से निकलती है, जिन्हें वृक्ष कहते हैं। कमजोर तने वाले पौधे खड़े नहीं हो सकते हैं या भूमि पर फैलाए जाते हैं। इन्हें विसापिक लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसे पौधा आरोही कहलाती है। यह शाक, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं। अब तना के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तना के बारे में, जल तने से ऊपर की ओर चढ़ता अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़े होते हैं, उसे पर्णबंध कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। पत्ती के माध्यम में एक मोटी सिरा दिखाई देती है, इसी माध्यम से सिरा कहते हैं। पत्तियों पर सिरा द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसे यह सिरा विन्यास जलिका रूप कहलाता है। घास की पत्तियों में यह सिरा एक दूसरे को समांतर, ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं।
पत्ती जो है प्रकाश के हरे रंग के पदार्थ में उपस्थित अपने भोजन बनाती। इसी प्रक्रिया को कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अतः भोजन के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित होता है। अब जड़ के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। जड़ के बारे में मुख्य जड़, मूसला जड़ तथा छोटी जड़ों में पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ उनकी कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, ये सभी जड़ एक समान दिखाई देते हैं। इन्हें झागड़ जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। जड़ मिट्टी से जलीय का अवशोषण रहती है। तना जल खनिज पत्ती और एवं पौधे के अन्य भागों में पहुंचती है। पत्ती भोजन संश्लेषित करती है। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों से संग्रहित हो जाते हैं। इस प्रकार के कुछ जड़ जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम, टेपियोका आदि का हम खाते हैं। पुष्प दोस्तों, खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग यह पुष्प पंखुड़ी है। विभिन्न पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों में होती है। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्रीकेसर कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। एक पुष्प के अंडाशय स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग होता है। अंडाशय छोटे छोटे गोल संरचना दिखाई देते हैं, जिन्हें बीजांड कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? बीजांड कहते हैं। मानव शरीर एवं इसकी गति, जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उदाहरण के लिए कोहनी या कंधा या गर्दन कहते हैं। जहाँ एक दूसरे से जुड़ा है उसे कोहनी, कंधा, गर्दन कहते हैं। इन्हीं स्थानों को संधि कहते हैं। कुदक या खलिका संधि दोस्तों, कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है, गेंद इसका सिर है, तो वो कटोरी कंधे होगा, कटोरी कंधा होगा। उसी भाग को समान आपके हाथ और जुड़ा है, जो अस्थि का गेंद वाला गोला है। दूसरे हिस्सा कटोरी रूप से गुहा जो धंसा हुआ है। इस प्रकार को सभी दिशाओं में गति प्रदान करते हैं। अब धूर्द्राग्र संधि दोस्तों, धूर्द्रा संधि, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को धूर्द्रा संधि, इसके द्वारा सिर और आगे पीछे दाएं बाएं घुमाया जाता है। धूर्द्रा संधि में बेलनाकार अस्थि एवं छल्ले से घूमते हैं। हिंज संधि दोस्तों, हिंज संधि घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए, बंद कीजिए, इसके कब्जे को ध्यानपूर्वक देखिए। यह दरवाजा आगे की ओर और पीछे की ओर खुलने देता है। इससे पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। या कोहनी या हिंज संधि कहते हैं। कोहनी या हिंज संधि कहते हैं। अचल संधि दोस्तों, अस्थियों इन संधियों पर हिल नहीं सकती है, ऐसे संधियों का अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जाबड़े सिर से दूर ले जाते हैं। ऊपरी जाबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है। एक्सरे चित्र में हम शरीर के अस्थियों को आकृति का पता लगाते हैं। अपनी अंगुलियों को मोड़िए, अपने छोटे छोटे अस्थियों से बने, जिन्हें कार्पेल कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? कार्पेल कहते हैं। पसलियों विशेष रूप से मुड़ी हुई है। वे बच की अस्थि या मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना होती है, जिन्हें शंकुरूपी बक्से या पसली पिंजरा कहते हैं। बच के दोनों तरफ 12 पसलियाँ होते हैं। हमारे शरीर में कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। मेरुदंड, यह अनेक छोटे छोटे अस्थियों से बना, जिन्हें कोषरूप कहते हैं। मेरुदंड 33 कोषरूप का बना होता है। जो पसली पिंजर भी पक्ष क्षेत्र इन्हीं अस्थियों से जुड़ा है। खोपड़ी जो है अनेक अस्थियों एक दूसरे से जुड़ने से बनी या हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग या मस्तिष्क का परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। कंकाल के कुछ आंतरिक अंग भी जो हड्डी जितने कठोर नहीं होते हैं, उन्हें मोड़ जा सकती है, उसे उपस्थित कहते हैं। अस्थियों के गति प्रदान करने दो पेशी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ महत्वपूर्ण अनुभव करते हैं, जो दूसरी हाथ से इसे छूकर देखिए। क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देते हैं? इसे पेशियाँ कहते हैं। संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशी उभर जाती है। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी और कठोर और मोटी हो जाती है। इसे अस्थियों को अब जंतुओं की चाल दोस्तों, अब जंतुओं की चाल पढ़ लेंगे। केंचुआ का शरीर एक दूसरे को से सटाकर रखे गए
अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केंचुआ के शरीर दोस्तों, यह अस्थि नहीं होते हैं परंतु इसमें पेशियाँ होते हैं जो इसका शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करता है। इसका शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं, इसे चलने में सहायता करता है। इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक शंकु या बाल जैसे आकृति होते हैं जिन्हें शंकु पेशियों से जुड़े होते हैं। यह शंकु मिट्टी में उपस्थित पकड़ मजबूत बनाते हैं। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है और उनका शरीर के अनपचे बाहर निकाल देता है। केंचुआ द्वारा किया गया कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है जिससे पौधा का फायदा होने लगता है। पौधा क्या होता है? फायदा होने लगता है। अब घोंघा के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसकी पीठ पर गोल संरचना होती है, इसे कवच कहते हैं। यह घोंघा वह कंकाल है परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता है। यह कवच एकंग होता है। यह घोंघा चलने में कोई सहायता नहीं करता है, घोंघा के साथ खिंचाव जाता है। तेलचट्टा दोस्तों, तेलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। इनमें 3 जोड़े पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न कंकों से परस्पर संधि द्वारा बनता है जिसके कारण गति संभव पाती है। बच्च से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकेर और पिछले पैर चौड़े और बहुत पतले होते हैं। तेलचट्टा में विभिन्न पेशियाँ होते हैं। पैरों की पेशी उन्हें चलने में सहायता करती है। बच्च की पेशियाँ तेलचट्टा से उड़ने के समय उसके पैरों की गति देती है। पक्षी दोस्तों, बत्तख तथा हंस जैसे कुछ ऐसे जल में तैरते हैं और उड़ते भी हैं। पक्षी इसीलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होती है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं जिनके कारण उनकी अस्थियाँ अंगुली परंतु मजबूत होती है। पक्षपाद या पैरों की अस्थियाँ चलने के और बैठने के लिए अनुकूलित होती है। अग्रपाद की अस्थियाँ रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है। कंधे की अस्थियाँ मजबूत होती है। बच्च की अस्थि उड़ने वाली पेशियों को जकड़ रहने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होते हैं और पंखे के एक दूसरे नीचे असहाय करते हैं। अब दोस्तों मछली के बारे में पढ़ लेते हैं। नाव की आकृति काफी सीमा तक मछली जैसे ही मछली के सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला और नुकीली होती है। शरीर की ऐसी आकृति जो धारा रेखीय कहलाती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका होता है। मछली के शरीर पर पंख जैसे होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखता है और दिशा निर्धारित में सहायता करता है। गोतेखोर अपने पैरों में इन्हीं पंखों के तरह विशेष अतिरिक्त पहनते हैं जिन्हें जल को तैरने में सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। अब सर्प के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। सांप के बारे में, सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। इसका शरीर पेशियाँ क्षीण और असंख्य होते हैं। वे परस्पर जुड़े होते हैं चाहे वे दूर ही क्यों ना हो। पेशी मेरुदंड पसलियों की त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती है। सर्प का शरीर अनेक बलियों में मुड़ा होता है। इस प्रकार के सर्प प्रत्येक बलियों को उसी आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अन्य बलियां बनाता है, प्रत्येक बलियों आगे की ओर धक्का देता है। इसी कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है परंतु सरल रेखीय में नहीं चलता है। आवास और अनुकूलन। समुद्र में जंतु अपादप लवणीय जल या खारे पानी में रहते हैं। श्वसन के लिए जल में विलय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ऊँट के शरीर संरचना मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है। ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उनमें मूत्र विसर्जन की मात्रा बहुत कम होती है और मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना भी नहीं आता क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है। इसीलिए जल के बिना उनके कई दिनों तक रह सकते हैं। मछलियों का शरीर चिकने और सल्क से ढका होता है। यह सल्क मछली की सुरक्षा प्रदान करता है, साथ ही उन्हें सुगम गति प्रदान करता है। मछली के गिल या क्लोम होते हैं, उन्हें जल में श्वास लेने की सहायता करता है।
जिन विशिष्ट रचना अथवा स्वभाव की उपस्थिति में किसी पौधा अथवा जंतु में उसके परिवेश में रहने के योग बनाते उसे अनुकूलन कहते हैं। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है और उसका आवास कहलाता है। वो अपने भोजन, वायु, शरण स्थल और अन्य आवश्यक के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। स्थल या जमीन पर पाए जाने वाले पौधा और जंतुओं का आवास स्थलीय आवास कहते हैं। वन, घास मैदान, मरुस्थल, तटीय पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जलाशय, दलदली, झील, नदी, समुद्र जहाँ पौधे जल में रहते हैं उसे जलीय आवास कहते हैं। जलीय आवास कहते हैं। किसी आवास में पाए जाने वाले जीव जैसे पौधा और जंतु उसके जैव घटक हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसे कि अनेक निर्जीव वस्तु आवास के अजैव घटक हैं। सूर्य की प्रकाश और ऊष्मा भी परिवेश में अजैव घटक हैं। सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। उष्ण परिवेश में पाए जाते हैं। वे जीव ही जीवित रहते हैं। वे जीव जो जीवित रहते हैं जो अपने बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर देते हैं। कुछ स्थलीय आवास है दोस्तों, जिसे पहला है मरुस्थल। मरुस्थल में रहने वाले चूहा, सांप, ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते हैं। दिन की तेज गर्मी से बचाने के लिए भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। रात्रि के समय तापमान कमी आती है तो वह जंतु बाहर निकलता है, उसे मरुस्थलीय पौधा कहते हैं। मरुस्थलीय पौधे में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित होता है। मरुस्थलीय पौधे में पत्तियों अनुपस्थित होता है अथवा बहुत छोटे होते हैं और कुछ पौधा में पत्तियों काट या सूल के रूप में ले लेती है। इन्हीं पौधे में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होते हैं। तना एक मोटी मोम परत से ढका होती है जिससे पौधा को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधा की जड़ जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ के परिस्थिति के प्रति अनुकूलित होते हैं। शरीर को गर्म रखने के लिए या शरीर में लंबे बाले ढका होते हैं। पहाड़ी तेंदुआ के शरीर पर फर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंडे से बचाते हैं। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर और ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनते हैं। कुछ जलीय आवास। अब देखिए दोस्तों, समुद्र है। बहुत से समुद्रीय जंतु का शरीर धारा रेखीय होती है जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। सिस्कॉड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतु शरीर का आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होते हैं। डॉल्फिन और व्हेल कुछ ऐसे जंतु हैं तो गील नहीं होते। सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा बात छिद्र द्वारा श्वास लेते हैं। लंबे समय तक बिना लंबे समय तक श्वास ले ही रह जाते हैं। अब मृदा के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, मिट्टी के बारे में। मृदा अनेक परतों की बनी होती है। मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाता है। पवन, जल और जलवायु की क्रिया कौशल चट्टान टूटने पर मृदा का निर्माण होते हैं। यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। मृदा विभिन्न परतों में गुजरने का ऊर्ध्वकाट और मृदा या परिच्छेदित कहलाती है। प्रत्येक परत में स्पर्श या गठन, रंग, रंगाई, रासायनिक संगठन विभिन्न होती है। यह अस्तंत स्थिति कहलाती है। मृदा परिच्छेदित के कुओं को खोदाई करते समय अथवा इमारत को नींव खोदते समय भी देखा जा सकता है। इसी पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। सबसे ऊपरी वाली अस्तंत स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है क्योंकि यह ह्यूमस और खनिज समृद्ध होती है। ह्यूमस मृदा के उर्वर बनाता है, पादप का पोषण प्रदान करता है। यह परत सामान्यतः मृद, सरंध्र और अधिक जल का धारण करने वाली होती है। शीर्ष मृदा अथवा ए अस्तंत स्थिति कहते हैं।
छोटे पादप जड़ों पूरी तरह से शीर्ष मृदा भी रहते हैं। शीर्ष मृदा से नीचे की ओर परत में ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन खनिज अधिक होते हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक संवहन होती है। बी में सस्तर स्थिति के मध्य परत कहलाती है। तीसरा परत सी अस्तत्र स्थिति कहलाती है, जो दरारों और बिदारों युक्त शैल के छोटे ढेलों की बनी होती है। इस परत के नीचे आधार शैल होती है, जो कठोर होते हैं और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। मृदा का प्रकार है दोस्तों। शैल कणों में ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो उसे बलुई मृदा कहलाते हैं। यदि बारीक या सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो यह मृणीय मृदा कहलाती है। यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है उसे द्विमित मृदा कहते हैं। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। ये आसानी से एक दूसरे से जुड़े नहीं पाते हैं। इनके बीच में काफी रिक्त स्थान होते हैं। ये स्थान वायु से भरे रहते हैं। वायु से क्या होते हैं? भरे रहते हैं। बलुई मृदा हल्की सुबतित और शुष्क होते हैं। मृत्तिका चिकनी मिट्टी के कण सूक्ष्म बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होती है। चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है, लेकिन यह भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा जल अधिक होता है। पादपों में उगने के सबसे अच्छा शीर्ष मृदा दुमट है। दुमटी मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गदजो नामक अन्य प्रकार के मृदा के कण का मिश्रण है। दुमती मिट्टी, बालू, चिकनी मिट्टी और गद नामक अन्य मृदा के मिश्रण होती है। मृदा और फसल। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश, आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होते हैं। यह कुछ प्रमुख जलवायु संबंधित कारक हैं जो मृदा परिक्षेपित को प्रभावित करते हैं और मृदा संरचना को परिवर्तन लाते हैं। मृणीय और दुमती मृदा दोनों में गेहूं और चने जैसे फसल की खेती लिए उपयुक्त होती है। ऐसे मृदा जो जल क्षरण क्षमता अच्छी होती है। धान के लिए मृत्तिका जैव पदार्थ जो समृद्ध तथा अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। मसूर और तने दलों के लिए दुमित मृदा की आवश्यकता होती है, जिनमें जल और निकासी आसानी से हो जाती है। गेहूं जैसे फसल महीन मृणीय और मृदा में उगाई जाती है क्योंकि ह्यूमस से वृद्धि समृद्ध और अत्यधिक उर्वरता होती है। जीवों में शोषण दोस्तों। कोशिका में भोजन विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। कोशिका विभाजन कहते हैं। सभी जीवों में कोशिका या कोशिका शोषण होता है। कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय शोषण कहलाता है। कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का विघटित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन का उपयोग द्वारा होता है तो वायवीय शोषण कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का विघटित हो सकता है। यह प्रक्रम अवायवीय शोषण कहलाता है। भोजन का विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होता है। इष्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे अवायवीय शोषण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसे अवायवीय जीव कहते हैं। इष्ट एक कोशिका जीव हैं। इष्ट अवायवीय रूप से शोषण करते हैं। इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित करते हैं। इनका उपयोग शराब या वाइन और बियर बनाने में किया जाता है। हमारे पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से द्वार शोषण कर सकती है, लेकिन यह ऐसे थोड़ा समय तक ही कर सकते हैं। वास्तव में यह प्रक्रम उसी समय तक होती है जो ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में पेशी कोशिका अवायवीय शोषण द्वारा ऊर्जा को अतिरिक्त मांग को पूरा करते हैं। जब पेशी अवायवीय रूप से शोषण करती है तो इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। लैक्टिक अम्ल संचयी पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? ऐंठन उत्पन्न करते हैं।
अगला पॉइंट है दोस्तों शोषण। अब देखिए दोस्तों चैप्टर आ गया शोषण। अब शोषण के बारे में भी रीडिंग कर लेते हैं। शोषण सांस लेने का अर्थ ऑक्सीजन और समृद्ध वायु के अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध शरीर से बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु का शरीर में अंदर लेना और ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शोषण कहलाते हैं। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितना बार शोषण करता है उसे शोषण दर कहते हैं। कोई व्यक्ति विश्राम या अवस्था के 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं। इस प्रकार के अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। शासित और उच्च वासित वायु में ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड। शोषित वायु में 21% ऑक्सीजन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। उच्च वायु में 16.4 ऑक्सीजन और 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड। पादप में जनन। सभी जीवों अपने समस्त जीवों का जनन करते हैं। माता पिता संतति और जनन कहलाता है। जनन की विधि। अधिकांश पादप में मूल, तना और पत्तियां होती है। यह पादप कायिक अंग कहलाता है। पुष्प पादप में जनन का कार्य। वास्तव में पुष्प पादप में जनन अंग होते हैं। किसी भी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। मतलब नर भी मादा भी या तो दोनों हो सकते हैं। कुछ ऐसा पुष्प होते हैं। पहला अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में नए पादप जीव अथवा जीवाणु का उपयोग के बिना उगाए जाते हैं। अलैंगिक जनन में जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली जैसे किसी कायिक द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है उसे कायिक प्रबंधन कहलाता है। कुछ पादप जड़ के नए पादप में जन्म दे सकते हैं। उदाहरण में शकरकंद और डालिया। कैक्टस ऐसे पौधा वे भाग जिसमें पादप के अलग या विगलन हो जाते हैं और नए पादप को जन्म देते हैं। कैक्टस एक ऐसा पौधा है जो विभाजन होने के बाद भी नया पौधे या जन्म देते हैं। प्रत्येक विगलन भाग में नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकते हैं। लैंगिक जो है, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। मुकुलन। ईस्ट जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इनके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध तो ईस्ट कुछ ही घटकों में वृद्धि करके गुणन करने लगता है। यदि रखिए कि ईस्ट का एकल कोशिका जीव है। ईस्ट कोशिका से बाहर निकालने वाला छोटा बल्ब जैसे प्रबंध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनन कोशिका से विलग होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है। नई ईस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाता है और फिर नई ईस्ट कोशिका बनाती है। कभी कभी नवीन मुकुलन नए मुकुल विकसित हो जाते हैं जिससे एक मुकुलन श्रृंखला बन जाते हैं। यदि यह प्रक्रम चलते रहता है कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में ईस्ट कोशिका बन जाती है। अब एक खंडन दोस्तों। अपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशय में गहरे रंग के और पिंकी गुच्छे या फिसलनदार तैरते हुए देखे जाते हैं। ये शैवाल हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल 2 या 2 से अधिक रूप में विखंडित हो जाते हैं। यह खंडन अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलते रहता है और कुछ ही समय में शैवाल को बड़े क्षेत्रों में फैल जाते हैं। बड़े क्षेत्रों में क्या होता है? फैल जाते हैं। जीवाणु निर्माण। डबल रोटी में वायु उपस्थित जीवाणु से कवक उग जाते हैं। क्या होते हैं? कवक उग जाते हैं। डबल रोटी पर रुई के जाल जीवाणु देखे जाते हैं। जब जीवाणु निर्मुक्त होते हैं तो वायु में तैरते रहते हैं। चूंकि ये बहुत हल्के होते हैं इसीलिए यह लंबे दूरी तक जा सकती है।
जीवाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप, निम्न आर्द्रता जैसे प्रतिकूल परिस्थिति में झेलने के लिए कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, इसीलिए लंबे समय तक जीवित कर सकते हैं। अनुकूलित परिस्थितियों में जीवाणु अंकुरित हो जाते हैं और जीविका विकसित हो जाता है। अब दोस्तों लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। पुष्प पादप में जनन अंग पुंकेसर नर, जनन अंग स्त्री केसर मादा होता है। पुंकेसर नर होता है, स्त्री केसर मादा। ऐसे पुष्प जिसमें केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर होता है उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जिन पुष्प में पुंकेसर स्त्री के दोनों होता है उसे द्विलिंगी कहते हैं। मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरे पौधे और एक लिंग पुष्प हैं। मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरे इसमें एक लिंगी पुष्प है, इसमें एक लिंग पाया जाता है। जबकि सरसों, गुलाब, पोटेनिया पौधा ये द्विलिंगी है जिसमें दोनों पाया जाता है। परागकोश में परागकण होते हैं, यह नर युग्मक से बनते हैं। अंडाशय में एक अधिक बीजांड होते हैं जो मादा युग्मक अथवा नर निर्माण बीजांड में होते हैं, लेकिन जनन में नर और मादा युग्मक के युग्मन बनते हैं। परागकण हल्के होते हैं, वह वायु अथवा जल द्वारा बाहर भागकर ले जा सकता है। परागकणों का परागकोश से पुष्प के प्रतिकान और स्थानांतरण परागकण कहलाता है। अब देखिए पौधा है, इस दो प्रकार के दोस्तों फिगर है, वो स्वपरागन है वो परपरागन है। इसमें देखिए ये जो होता है वर्तिग्राह होता है, वर्तिग्राह ये जो है परागकण है। इसमें भी देखिए ये जो होता है परागकोश है, ये भी वर्तिग्राह है। कहलाता है। यदि परागकण में उसी पुष्प के वर्तिग्राह पर गिरते हैं उसे स्वपरागन कहते हैं। पुष्प के परागकण में उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकान पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागन कहते हैं। अब निषेचन दोस्तों, निषेचन किसे कहते हैं? नर और मादा के युग्मन के संयोग द्वारा बनी गई कोशिका युग्मज कहलाती है। युग्मज बनने के लिए नर और मादा युग्मन के प्रक्रम को निषेचन कहलाता है। युग्मज को भ्रूण को विकसित होता है, क्या कहता है? विकसित करता है। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। जब शुक्राणु और अंडाणु संपर्क में आते हैं तो इसमें एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संगलित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु एक संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु अंडाणु संलयता होकर एक हो जाते हैं। निषेचन का परिणाम स्वरूप युग्मन का निर्माण होता है। अब जैसे कोई भी पौधा है जो ऊपर वाला होता है परागकण होता है, सबसे ऊपर वाला भाग परागकण, फिर वर्तिग्राह, फिर नर भाग, फिर परागनली, फिर अंडाशय, फिर मादा युग्मक। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है वह आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य के, गाय, कुत्ते, मुर्गी इनके आंतरिक निषेचन होता है। नर एवं मादा का युग्मन को संलयन मादा शरीर के बाहर होता है वह बाह्य निषेचन कहलाता है, जिसे मछली, स्टारफिश और जलीय प्राणी दोस्तों बाह्य निषेचन होता है। फल और बीज का विकास कैसे होता है? निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व होने जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड में बीज विकसित हो जाता है। बीज में भ्रूण और होता है जो शुरुआतात्मक बीजवरण के अंदर रहता है। बीज परिकीर्णन, प्राकृतिक में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थान पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसे बीजों का विभिन्न स्थान पर परिकीर्णन कारण होता है। जंतुओं में जनन, नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, दो शुक्राणु नलिका तथा एक शिशन लिंग होते हैं। जो वृषण नर जनन उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु अधिपा बहुत सूक्ष्म होते हैं और प्रत्येक एक सिर और एक मध्य और एक पूंछ होते हैं। वास्तव में हर शुक्राणु कोशिका में सामान्यतः संघटक पाए जाते हैं। मादा जनन अंग, मादा जनन अंग में जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी अथवा गर्भाशय होते हैं। अंडाशय मादा युग्मन उत्पन्न करते हैं जिन्हें अंडाणु या बिंब कहते हैं। मादा स्त्री में प्रति मास दोनों अंडाशय में एक ही अंडाशय
एक विकसित अंडाणु अथवा डिम्ब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होती है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु के तरह अंडाणु भी एकल कोशिका हैं। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं, जैसे कि मनुष्य में, अथवा बहुत से बड़े होते हैं, जिसे मुर्गा के अंडाणु शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है। भ्रूण का परिवर्धन। निषेचन जो है, निषेचन परिमाण स्वरूप युग्मन बनाता है जो विकास होकर भ्रूण को परिवर्धित होता है। युग्मन लगातार विभाजित होकर कोशिका के गोले में बदल जाते हैं। तत्पश्चात कोशिका समूहीकृत होने लगते हैं तथा विभिन्न ऊतक और अंगों में परिवर्तित हो जाता है। इसे विकास होते हैं, उसे संरचना का भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होते रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शरीर अंग जैसे कि हाथ, पांव, पैर, आँख, कान इत्यादि होते हैं। भ्रूण का वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भाग पहचान और गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरे हो जाता है तो वह नवजात शिशु या जन्म लेता है। 4 यूज या अंडप्रजक जंतु। वह जंतु जो सीधे शिशु का जन्म देते हैं वह जरायुज जंतु कहलाते हैं। जो जंतु अंडे देते हैं उसे अंडाप्रजक जंतु कहते हैं। जो शिशु देता है उसे जरायुज और जो अंडा देता है उसे अंडाप्रजक जंतु कहते हैं। सूक्ष्म जीव दोस्तों, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र के सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते हैं, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ सेल। कौन है? 4 भागों में जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और सेल। अब देखिए हम पढ़ेंगे दोस्तों वायरस के बारे में। यह विषाणु, वायरस भी एक सूक्ष्म जीव है, परंतु यह अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। यह केवल परपोषी के गुण रखते हैं, अर्थात जीवाणु पौधा अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु कुछ सामान्य रोगों में, जैसे जुखाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, अधिकतर खांसी विषाणु के द्वारा ही होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो, खसरा भी विषाणु वायरस द्वारा होता है। अधिसार या मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड और क्षय रोग टीबी ये जीवाणु द्वारा होते हैं। सूक्ष्म जीव एकक कोशिका हो सकती है, जैसे कि जीवाणु, कुछ सेल प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिका जैसे कि कई सेल और कवक होते हैं। यह बर्फीली, शीत और उष्ण गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति तक जीवित रहते हैं। यह मरुस्थल और दलदली में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य के सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर ही पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ जीव स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले ही रह सकते हैं, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। सूक्ष्म जीव का उपयोग। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों का उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल में सूक्ष्म जीव का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता था। जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन, कृमि और मृदा उर्वरता को वृद्धि करने में किया जाता है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण होता है। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस के नामक जीवाणु प्रमुख होता है, जो दही में परिवर्तन कर देता है। जीवाणु इष्ट चावल और आटे में किण्वन की सहायता से ही इडली का डोसा बनाता है। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड उत्पादन में सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, जिससे जो गेहूं, चावल और फलों में रस उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब को उत्पादित करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एंथ्रासाइक्लिन में समान रूप से उपयोग में पाए जाने वाला प्रतिजैविक है, जिन्हें कवक और जीवाणु से उत्पादन किया जाता है। एडवर्ड जेनर ने 1798 में चेचक के टीका खोज की थी। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तविक टीका या वैक्सीन है। सूक्ष्म जीव जो टीका उत्पादन में बड़े स्तर पर किया जाता है, जिन्हें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे सेल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार के मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है, इसकी उर्वरता की वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। हानिकारक सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार की हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य में जंतुओं एवं पौधे के रोग उत्पन्न करते हैं।
रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीव को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े और चमड़े की वस्तु में संदूषित कर देते हैं। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले रोग जो एकत्रित संक्रमित व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचारणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोग को कुछ उदाहरण हैजा, सामान्य सर्दी, जुकाम और चिकनपॉक्स या क्षय रोग होता है। कुछ कीट और जंतु भी ऐसे होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्मजीव रोग का वाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका उदाहरण है। घरेलू मक्खी इसका उदाहरण है। इससे दक्षता रोग है। क्षय रोग होता है, जीवाणु से होता है। क्षय रोग किससे होता है? जीवाणु, क्षय रोग जीवाणु, क्षय रोग जीवाणु, खसरा वायरस, चिकनपॉक्स वायरस, पोलियो वायरस, पोलियो हो गया या खसरा या चिकनपॉक्स वायरस से होता है। तीनों वायरस से, ये तीनों जो होता है वायरस से। हैजा जीवाणु से होता है, हैजा जीवाणु से। टाइफाइड जीवाणु से। हेपेटाइटिस वायरस से। मलेरिया प्रोटोजोआ। अनेक जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य में, पौधे में रोग का कारक नहीं, वरना या दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए इथिक्सिन मनुष्य एवं मांसपेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणुओं द्वारा होते हैं। और गाय में खुररा और मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। रॉबर्ट कोच ने 1876 में बेसिलस एंथ्रासिस नामक जीवाणु का खोज एंथ्रेक्स रोग के कारक होते हैं। खाद्य विषतन सूक्ष्मजीव द्वारा संदूषित भोजन करने के खाद्य विषाक्तन हो सकते हैं। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं या भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोग हो जाते हैं। नमक द्वारा परीक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस या मछली के परीक्षण के लिए लंबे समय तक अरसे से किया जाता है। जीवाणु वृद्धि रोकने के लिए मांस, मछली और सूखे नमक से ढके होते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला और इमली परीक्षण में किया जाता है। नमक का खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्मजीवों में वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। इन्हें परीक्षक कहते हैं। नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं जिसके सूक्ष्मजीवी वृद्धि नहीं होते हैं। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसलाइट समान परीक्षण है। कोशिका के बारे में पढ़े थे। अंगों की रचनात्मक मूलभूत इकाई हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। कोशिका की तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं। जिस प्रकार विभिन्न ईंट को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार कोशिका एक दूसरे से जुड़कर सजीव शरीर का निर्माण किया जाता है। मुर्गी का अंडा एकल कोशिका और आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। मनुष्य के शरीर कई खरब कोशिका से बनी होती आकृति साइज भिन्न होते हैं। कोशिका के विभिन्न समूहों को अनेक प्रकार की कार्य करती है। वह जीव जिनका शरीर अधिक से अधिक कोशिका से बना उसे बहुकोशिका कहते हैं। सजीव का कोशिका का साइज 1 मीटर से 10 लाख भाग माइक्रोमीटर अथवा माइक्रोन के बराबर छोटे हो सकते हैं अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा भी, परंतु अधिकतर कोशिका अति सूक्ष्मदर्शी होते हैं। सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है जो जीवाणु कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा है जिसका साइज 170 mm से 130 mm होते हैं। प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है जिसे उत्तक कहते हैं। उत्तक एक समान कोशिका का वह समूह जो विशिष्ट प्रक्रम करता है। कोशिका का भाग। कोशिका झिल्ली। दोस्तों, कोशिका का मूल घटक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव केंद्रक। कोशिका द्रव एवं केंद्रक की कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका दूसरी कोशिका के घेरे मध्य से अलग करते हैं जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। प्याज का कोशिका सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा ही परिबद्ध होते हैं और दृढ़ आवरण द्वारा आवृत होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका के केंद्र घनी एवं गोलाकार संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक एक कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान पदार्थ होते हैं जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। पौधा में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अवध
करने वाले आंतरिक संरचना पौधे कोशिका का सुरक्षा के लिए आवश्यक है। कोशिका द्रव यह एक जेली जैसी पदार्थ जो कि कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग कोशिका के द्रव में पाए जाते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी और राइबोसोम इत्यादि। अब देखिए केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। यह गोलाकार होता है, कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। यह सरलता पूर्वक अभिराजित एवं सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। केंद्रक कोशिका के द्रव से एक झिल्ली द्वारा अलग रहते हैं, जिसे कोशिका झिल्ली अथवा केंद्रकरण कहते हैं। यह झिल्ली भी सांद्रता होती है तथा कोशिका द्रव एवं केंद्रक के बीच पदार्थ का आगमन में नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। उच्च आवर्धक क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने वाले हम केंद्रक की एक छोटी सघन संरचना दिखाई देते हैं। इसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचना भी होते हैं, जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। यह जीन के धारक अथवा आनुवंशिक गुणों को अथवा लक्षणों में जनक के अलग पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। जीन सजीव में आनुवंशिक की इकाई है। यह जनन के संतति आनुवंशिक लक्षण के हस्तांतरण व नियंत्रण करते हैं। इसका अर्थ है कि आप माता पिता के कुछ लक्षण आपके प्राप्त होंगे। यदि आपको पिताजी आँख भूरे हैं तो संभव है कि आपकी भी आँख भूरी होगी। आपकी माता जी के घुंघराले बाल हैं तो हो सकते हैं आपके घुंघराले बाल होंगे। ऐसे कोशिका जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली की बिना प्रोयोटिक कोशिका कहलाती। इस प्रकार की कोशिका में जीव प्रोयोटिक कहलाते हैं। जीवाणु में नीले हरित सेल का उदाहरण है, जिसे प्याज की झिल्ली, गुलाब की कोशिका जैसी कोशिकाओं झिल्लीयुक्त संगठित केंद्रक पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका कहलाती है ऐसे कोशिका जिसमें जीव यूकेरियोटिक हो। ट्रांसएक्शन पत्ती के कोशिका अपने छोटी और रंगीन संरचना देखी होगी। वह पत्ता जिसमें कोशिका की कोशिका द्रव छिद्रीय रहती है उसे प्लेटिस्ट कहते हैं। यह विभिन्न रंगों से होते हैं। इनमें से कुछ रंजक उपस्थित होते हैं जिन्हें क्लोरोफिल कहते हैं। किशोर अवस्था, यौवन अवस्था। जीवन काल का वह अवधि जब शरीर में परिवर्तन होता है उसे परिवर्तन स्वरूप परिपक्व कहते हैं, जिसे किशोर अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था लगभग 11 वर्ष से प्रारंभ होता है, 1819 तक होती है। किशोर अवस्था में टीन जोर्स भी कहते हैं। लड़कियों की अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व हो जाती है। किशोर अवस्था की अवधि भिन्न होती है। किशोर अवस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आ जाता है। यह परिवर्तन यौवन प्रारंभ का संकेत होता है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन लड़के और लड़कियों में जनन क्षमता का विकास, किशोर की परिपक्वता और यौवन आरंभ समाप्त हो जाते हैं। किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। हार्मोन रासायनिक पदार्थ हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों अथवा अंतःस्रावी द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौवन आरंभ के साथ ही वसन पुरुष हार्मोन अथवा टेस्टोस्टेरोन का स्रावन प्रारंभ कर देते हैं। स्रावी ग्रंथियों हार्मोन रुधिर ब्रह की स्राव में करती है, जिसके शरीर में अपशिष्ट भागों में अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके हैं। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। जब किशोर के वृषण में अंडाशय युग्म या उत्पादन करने लगते हैं तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। युग्मन के परिपक्व उत्पादन में क्षमता पुरुष में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। श्रुति स्राव लगभग 28 से 30 दिन तक एक बार होती है। पहला यौवन आरंभ में होती है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। अगला 45 से 50 होती है। पहला जो होता है 28 से 30 दिन, फिर दूसरा 45 से 50 दिन। आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है तो समझ जाएं कि ऋतुस्राव रुकना तो रजोनिवृद्धि कहते हैं। लिंग निर्धारण निषेचन अंडाणु और युग्मन में जन्म के लेने के लिए शिशु का लिंग निर्धारण के संदेश होता है, जिसे संदेश निषेचन अंडाणु में धागे संरचना को गुणसूत्र कहते हैं। दोस्तों, सभी मनुष्य कोशिका में केंद्रक 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें दो गुणसूत्र के 1 जोड़े लिंग सूत्र होते हैं, XY कहते हैं।
और स्त्री में X गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं। जब X गुणसूत्र शुक्राणु अंडाणु निषेचित करता है तो युग्मक 2 X गुणसूत्र मादा मेन शिशु में विकसित हो जाता है। निषेचन करने के बाद शुक्राणु Y जो युग्मक में विकसित शिशु का विकास हो जाता है। अब दोस्तों भौतिकी विज्ञान आ गया, फिजिक्स आ गया। फिजिक्स का अगला वीडियो बनेगा तो वीडियो देखिए 1 घंटा में हम कंप्लीट साइंस का थ्योरी कंप्लीट करा देंगे। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।